नमस्कार। आज हम उत्तराखंड से आई एक काफी चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। हाँ, एक बड़ा फर्जी सिम कार्ड रैकेट उसका भंडाफोड़ हुआ है। बिल्कुल। और हमारे पास इस पर एक आप कह सकते हैं काफी विस्तृत रिपोर्ट है। सोचिए, करीब 748 एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स। हाँ, और ये सब एक ही व्यक्ति के पास से मिले हैं। हाँ, ये आंकड़ा ही अपने आप में हैरान करने वाला है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? कैसे मतलब आम लोगों की पहचान इस्तेमाल हुई? और फिर ये सिम साइबर अपराधियों तक कैसे पहुंचे, इसी की तह तक जाएंगे आज। हाँ, हमारा मकसद यही समझना है कि ये पूरा नेटवर्क, ये रैकेट काम कैसे कर रहा था और आम लोगों के लिए इसमें क्या सबक है ना? बिल्कुल, सुरक्षा का सवाल है ये। तो कहानी शुरू होती है, जैसे रिपोर्ट्स बता रही हैं, पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग से। हाँ, वहाँ उत्तराखंड पुलिस की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, STF, उन्होंने दूरसंचार विभाग यानी DOT और साथ में गृह मंत्रालय का I4C मतलब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। हाँ, इन सब ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया। जी। और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, रघुवीर सिंह कार्की। अच्छा। और इसकी एक दुकान थी वहाँ, RK इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर। हाँ, उसी दुकान की आड़ में ये सब चल रहा था। और जैसा आपने शुरू में कहा, ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं। 748 सिम, वो भी चालू हालत है। चालू वोडाफोन आइडिया VI के सिम। और सिर्फ सिम ही नहीं, तलाशी में 12 आधार कार्ड मिले हैं, 5 मोबाइल फोन, कई पैन कार्ड भी। बाप रे। तो ये तो साफ है कि पहचान पत्रों का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हो रहा था। बिल्कुल, सीधे सीधे आइडेंटिटी थेफ्ट का मामला लग रहा है ये। लेकिन सवाल फिर वही, इतने सारे सिम एक्टिवेट हुए कैसे? मतलब क्या ये इतना आसान है? देखिए, रिपोर्ट जो बताती है आरोपी का तरीका बड़ा, कह सकते हैं, चालाकी भरा था, लेकिन खतरनाक। कैसे, क्या करता था वो? वो गांव के लोगों को जो शायद उतने जागरूक नहीं है, उनको कभी थोड़े पैसों का लालच देता था। अच्छा। या कभी कह दिया कि चलो मुफ्त में रिचार्ज कर देंगे, और उनसे उनके आधार कार्ड या दूसरे पहचान पत्र ले लेता था। ओ, मतलब भरोसे का गलत इस्तेमाल। हाँ, बिल्कुल। और फिर उन IDs का इस्तेमाल करके सिम निकाल लिया। हाँ, पर शायद ये इतना भी सीधा नहीं था। रिपोर्ट इशारा कर रही है कि कई मामलों में दस्तावेजों में हेरफेर भी हुई। हेरफेर मतलब फर्जी दस्तावेज? हाँ, फर्जी दस्तावेज बनाए गए होंगे। और जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, वो क्या? वो ये कि किसी न किसी तरह बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी धोखा दिया गया। मतलब अंगूठे का निशान वाला जो सिस्टम है, उसे भी बाईपास कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? यही तो बड़ा सवाल है। या तो सिस्टम में कोई कमी है जिसका फायदा उठाया गया, या फिर कोई मिलीभगत भी हो सकती है। ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। पर नतीजा ये है कि जिन लोगों के नाम पर सिम थे, उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें कानों कान खबर नहीं थी। उनकी डिजिटल पहचान एक तरह से चोरी होगी। ये वाकई बहुत डरावना है। किसी के नाम पर सिम चल रहा है और उसे मालूम भी नहीं। अच्छा, फिर इन सिम कार्ड्स का हुआ क्या? इन्हें बेचा गया? हाँ, रिपोर्ट यही कहती है। इन्हें अवैध तरीके से बेचा जाता था। कौन खरीदता होगा इन्हें? अक्सर वो लोग जो अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, मतलब अपराधी किस्म के लोग। और रिपोर्ट में पोर्टिंग का भी जिक्र था। हाँ, एक और तरीका था, सिम को जल्दी से किसी दूसरे नेटवर्क पर पोर्ट करा देना। VI से लिया, फिर शायद जियो या एयरटेल में पोर्ट करा दिया। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ट्रैकिंग और मुश्किल हो जाती है। सिम का असली ओरिजिन छुपाने में मदद मिलती है। काफी शातिर तरीका है ये तो। और नेपाल वाला एंगल क्या है? हाँ, ये एक और गंभीर पहलू है। शक ये है कि कुछ सिम शायद बॉर्डर पार नेपाल भेजे गए। नेपाल? क्यों? वहां से फिर इनका इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में, जैसे ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, या शायद फिर फिरौती मांगने वाले कॉल्स में, ऐसी आशंका है। ओह, तो ये मामला सिर्फ लोकल धोखाधड़ी का नहीं बल्कि हाँ, ये एक संगठित सीमा पार अपराध का रूप ले सकता है। इसीलिए शायद इतनी सारी एजेंसियां इसमें शामिल थी। सही कहा। STF, DOT, I4C, ये सब मिलकर काम कर रहे थे। बिल्कुल। इस तरह के नेटवर्क को तोड़ने के लिए मल्टी एजेंसी अप्रोच जरूरी ही होता है। STF ने फील्ड वर्क किया, DOT ने टेक्निकल इनपुट दिए, और I4C ने साइबर एंगल से मदद की। और रिपोर्ट में DSP अंकुश मिश्रा का भी जिक्र है। हाँ, फील्ड ऑपरेशन उन्होंने लीड किया। जाहिर है अलग अलग टीमों में कोऑर्डिनेशन बनाना अहम रहा होगा। और कानूनी कार्रवाई क्या हुई है इस कार्की पर? उस पर सख्त धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसमें नई भारतीय न्याय संहिता 2023 जो IPC की जगह आई है। हाँ, और साथ में नया टेलीकॉम एक्ट 2023 भी। ये दिखाता है कि सरकार ऐसे मामलों को कितनी गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल, खासकर जब ये डिजिटल सुरक्षा और पहचान की चोरी से जुड़ा हो। जी। तो इस पूरे मामले से क्या सबक मिलता है? एक तो साफ है कि अपनी ID, खासकर आधार, बहुत संभाल कर रखनी है।
हाँ, और सिर्फ संभाल कर नहीं बल्कि जागरूक भी रहना है। देखिए, अधिकारियों ने कुछ अच्छे उपाय भी बताए हैं। जैसे डीओटी की एक सर्विस है टी-कॉप। अच्छा। आप इसकी वेबसाइट पर जाइए, अपना आधार नंबर डालिए। अच्छा, उससे क्या पता चलेगा? उससे पता चल जाएगा कि आपके आधार पर कुल कितने सिम एक्टिवेट हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिखे जो आपका नहीं है, तो आप वहीं से रिपोर्ट करके उसे बंद करवा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। ये सबको करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। और एक और पोर्टल है संचार साथी। संचार साथी? हाँ, वहां भी आप अपने नाम पर जारी सिम देख सकते हैं, और अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उसे ब्लॉक भी करा सकते हैं। ठीक है, टी-कॉप और संचार साथी। और कुछ? और हाँ, अगर कोई मोबाइल दुकान वाला या सिम बेचने वाला कुछ संदिग्ध लगे तो उसकी शिकायत करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। सही बात है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए तो तुरंत बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, कार्रवाई उतनी तेजी से हो सकती है। बिल्कुल, ये सारे कदम उठाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये मामला साफ दिखाता है कि खतरा कितना करीब है। हाँ, खतरा तो है। चलिए, आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात तो है ही कि जब हमारी पहचान, मतलब हमारे बायोमेट्रिक्स तक इतनी आसानी से चोरी हो सकते हैं, उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर इस डिजिटल दुनिया में वाकई सुरक्षित होने का क्या मतलब है? क्या हम कभी पूरी तरह सुरक्षित हो भी सकते हैं? ये सवाल हमें सोचते रहने पर मजबूर करता है।